ये स्टूडेंट्स प्रोफेज 1 के बाद हमने नेक्स्ट फेज देखनी है किसकी, मियोसिस 1 की, जिसको आप क्या कहोगे, मेटाफेज 1 का नाम दोगे। मेटाफेज 1 में क्या होगा, इसको सिस्टमेटिकली हमने देखना होगा कि इसमें आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में आपको ये पता हो कि ये यहाँ पर अब क्या हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने पहले बताया था कि प्रोफेज ऑफ मियोसिस के दौरान सबसे पहले क्या होता है कि जो इसका एंड होता है प्रोफेज 1 का, तो वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुकम्मल तौर पर डिसअपीयर नहीं होती। लेकिन अब आप देखिए जैसे ही मेटाफेज स्टार्ट होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज ये क्या हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी। इसी तरह से फिर इसमें आपने क्या बताना होगा, जो काइनेटोकोर आपके जो क्या है, ये स्पिंडल फाइबर्स ये इनकी अटैचमेंट होगी। अब इनकी अटैचमेंट होगी किस जगह पे, काइनेटोकोर पार्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, हमने एब्रीवेट किया था H फॉर होमोलोगस, C फॉर क्रोमोसोम। काइनेटोकोर पार्ट के साथ उसकी क्या होगी, अटैचमेंट होगी किस चीज़ की। इसी तरह से जो पोलर स्पिंडल्स होंगे, पोलर स्पिंडल्स, ये भी अपने आप को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। इनका काम भी क्या होगा, ये अपने आप को प्रॉपरली अपनी प्रॉपर प्लेस पे अपने आप को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। अब देखिए कि इसमें अहम चीज़ ये बतानी होगी कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट हो रही है, अरेंजमेंट में आपको मालूम हो कि जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया था बाइवेलेंट का, ये बाइवेलेंट एक्चुअली अरेंज होते हैं कहाँ पर, एट इक्वेटोरियल एरिया पे जाकर क्या करेंगे, बाइवेलेंट अपने आप को अरेंज करेंगे। बाइवेलेंट आप अपने आप को इक्वेटोरियल एरिया में किस तरह से अरेंज करते हैं कि इसमें ख़ास तौर पर आपको ये मालूम हो कि बाइवेलेंट में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स ये बिहेव करते हैं, एज आ यूनिट, एक यूनिट के तौर पर बिहेव करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम देखें, डायग्रामेटिकली इसको शो करेंगे। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सेल शो किया है, ये आपके सामने सेल आ गया। अब इसमें ये हमने शो किए हैं क्या, इसके सेंट्रियोल्स, दीज आर सेंट्रियोल्स, और ग्रुप ऑफ रेस ये क्या होंगे, इसके एस्टर्स। इस तरह से ये एस्टर्स आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे हमने शो करना होगा होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक पेयर हमने क्रोमोसोम को शो किया है और ये इसका सेकंड मेंबर। इसी तरह से ये 1 मेंबर और फिर उसके बाद ये उसका सेकंड मेंबर, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या कहलाते हैं, बाइवेलेंट भी कहलाते हैं। और ये किसके साथ अटैच होंगे, विद स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होंगे। कौन से स्पिंडल फाइबर हैं, ये वाले काइनेटोकोर स्पिंडल। और ये पार्ट क्या होता है क्रोमोसोम का, ये पार्ट होता है क्रोमोसोम का। यहाँ पे कौन सी प्लेग ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है, प्लेग ऑफ प्रोटीन, काइनेटोकोर प्रोटीन यहाँ पर अटैच होती है। इसकी जो काइनेटोकोर स्पिंडल की अटैचमेंट होगी वो काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ होगी। तो इसमें इस तरह से ये अरेंजमेंट होती है, इक्वेटोरियल प्लेट जिसको हम कहते हैं, इक्वेटोरियल एरिया में आकर अपने आप को क्रोमोसोम अरेंज करते हैं, इसकी अरेंजमेंट होती है। तो इस तरह से ये मेटाफेज में आपने ये बताना होगा कि किस तरह से क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया, देख लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें हमने शुरू में बताया था कि प्रोफेज के एंड में डिसअपीयर होना शुरू हुई थी। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो चुकी है। काइनेटोकोर स्पिंडल जो है वो क्या है, उनकी अटैचमेंट हो गई है। काइनेटोकोर पार्ट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। पोलर स्पिंडल अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे। पोलर स्पिंडल्स को भी आप यहाँ शो कर सकते हैं। ये इसके क्या है, ये इसके पोलर स्पिंडल्स ये अपने आप को यहाँ पे अरेंज करते हैं। और इसी तरह से जो बाइवेलेंट है, ये क्या है, बाइवेलेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि बाइवेलेंट जो है किस जगह पे अपने आप को इन्होंने
ऑर्गेनाइज किया है इक्वेटोरियल एरिया की तरफ। और इसी तरह से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये बाइवेलेंट में ये देखिए सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में आपको बताया गया था, ये और ये क्रोमेटिड्स क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। ये किस तौर पर बिहेव कर रहे हैं, एज अ यूनिट बिहेव करते हैं, तो ये इसे हम क्या कहेंगे, मेटाफेज कहेंगे। तो इसमें भी आपने की पॉइंट्स याद रखने हैं कि अहम चीज़ जो इसमें आपको याद रखने वाली वो ये है कि अगर आप ह्यूमन सेल की बात करते हैं, ह्यूमन सेल्स की अगर आप बात करोगे तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं, लिहाजा इसमें ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर कितने होंगे, ये 23 पेयर्स होंगे। यानी एक मेंबर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, इसके साथ अटैचमेंट होती है किस चीज़ की, एक क्रोमेटिन फाइबर की। अब आप चले जाए माइटोसिस की मेटाफेज के दौरान क्या होगा। माइटोसिस की मेटाफेज के दौरान आप देखते हैं ये कि एक क्रोमोसोम के साथ, यानी एक क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रोमियर है, एक काइनेटोकोर स्पिंडल एक पोल से और एक काइनेटोकोर स्पिंडल इस पोल से आता है। तो लिहाजा एक क्रोमोसोम के साथ आप देखते हैं 2 काइनेटोकोर स्पिंडल है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम के साथ क्या है, एक काइनेटोकोर, दूसरे के साथ यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये अलग है, ये इसके साथ अलग है, यानी एक क्रोमोसोम के साथ एक काइनेटोकोर स्पिंडल है। और माइटोसिस की मेटाफेज के दौरान आप देखते हैं कि ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड बाय 2 काइनेटोकोर स्पिंडल। तो यहाँ से आपके साथ आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मियोसिस की, इन केस ऑफ ह्यूमन सेल्स, मियोसिस में मेटाफेज 1 के दौरान व्हाट इज द नंबर ऑफ काइनेटोकोर स्पिंडल। तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज 46, क्योंकि एक क्रोमोसोम से एक अटैच है तो 46 के साथ कितने अटैच होंगे, 46 अटैच होंगे। ये भी बड़ा एक अहम क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एनाफेज 1, एनाफेज 1 के बारे में देखें कि इसमें सबसे पहला जो स्टेप आपको बताना होगा वो क्या होगा कि जो अभी आपको बताया गया था काइनेटोकोर स्पिंडल जो होते हैं जिनकी अटैचमेंट किसके साथ हुई थी, स्पिंडल्स की अटैचमेंट किसके साथ हुई थी। अब गौर कीजिएगा इसमें कि ये काइनेटोकोर प्रोटीन ऑफ द मेंबर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम के जो एक मेंबर है जिसको यहाँ पे इसकी अटैचमेंट आपको शो की गई थी। ये काइनेटोकोर स्पिंडल जो होंगे ये क्या होंगे, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसी तरह से दूसरा रेफरेंस आपने देना होगा किसी चीज़ का, जो पोलर स्पिंडल्स हैं, पोलर स्पिंडल्स ये क्या होंगे, दे बिकम इलोंगेट्स, ये इलोंगेट होंगे। लिहाजा अब ये क्या करेंगे कि ये जो ख़ास तौर पर काइनेटोकोर स्पिंडल जो है ये पुल करेंगे, किस चीज़ को पुल करेंगे, अहम पॉइंट है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को इसने क्या करना है, पुल करना है। एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो है पुल होगा, किस तरफ जाएंगे, टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल, अपने अपने पोल्स की तरफ जाएंगे। रिस्पेक्टिव पोल से मुराद एक पोल ये है और एक पोल ये है। तो अब आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो हमने शो किया था कि एक क्रोमोसोम के साथ एक काइनेटोकोर स्पिंडल अटैच है, ये इसको पुल करेगा इस तरफ, ये इसको पुल करेगा इस तरफ। तो लिहाजा डायग्राम में हमने यहाँ पे ये शो करना होगा, ये देखिए गौर से कि ये डायग्राम में हमने शो किया कि यहाँ पे ये अपोजिट पोल्स पे यहाँ पे क्या मौजूद हैं, इसके ये इसके सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, ये इसके हमने क्या शो किया, एस्टर शो किए, यानी अब ये पुल हो रहे हैं क्या चीज़, क्रोमोसोम्स, यानी ये एक मेंबर दिया है होमोलोगस क्रोमोसोम का और ये इसका एक मेंबर यहाँ पे हमने शो किया। इसी तरह से इसका एक मेंबर हमने यहाँ शो किया, इसका एक मेंबर हमने यहाँ शो किया। और ये क्या चीज़ होगा इसके साथ, काइनेटोकोर स्पिंडल, ये इसको इधर पुल कर रहा है, ये इसको इधर पुल कर रहा है। तो ये गौर कीजिएगा कि हाफ क्रोमोसोम किस तरफ जा रहे हैं, एट वन पोल, हाफ क्रोमोसोम जा रहे हैं एट अदर पोल। लिहाजा इसमें होगा क्या कि इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन का नाम देते हैं। क्यों, एक्चुअली ये क्या है, इसकी यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए इसको हम इस स्टेज की बेस पर स्टेज जो ये स्टेज है इसमें ये चीज़ वेरी क्लियर हो जाती है कि इसमें ये रिडक्शन हो रही है, यानी हाफ क्रोमोसोम एक पोल पे जा रहे हैं और हाफ क्रोमोसोम दूसरे पोल पे जा रहे हैं। एक पोल पे हाफ क्रोमोसोम आएंगे, दूसरे पोल पर भी हाफ क्रोमोसोम होंगे। जबकि आप माइटोसिस में क्या देखते हो,
माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। माइटोसिस में क्या होता है, सेंट्रोमियर जब डिवाइड होता है, एक क्रोमेटिड एक पोल पे जाता है, एक क्रोमेटिड दूसरे पोल पे जाता है। 46 क्रोमोसोम में 46 क्रोमेटिड एक पोल पे जाएंगे, 46 क्रोमेटिड दूसरे पोल पे जाएंगे, तो लिहाजा ईच क्रोमेटिड बिहेव एज अ इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम के तौर पर बिहेव करता है। तो लिहाजा कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का एक पोल पे जाता है, कंप्लीट एक सेट क्रोमोसोम का दूसरे पोल पे जाता है। किस में? एनाफेज ऑफ माइटोसिस के दौरान। जबकि मियोसिस में आपको क्लियर हो जाए कि रिडक्शन एक्चुअली कहाँ पर हो रही है, हर पोल पे कितने क्रोमोसोम जा रहे हैं, हाफ ऑफ द टोटल क्रोमोसोम, हाफ ऑफ द टोटल क्रोमोसोम। तो ये क्या है आपके सामने, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। लास्ट फेज मियोसिस 1 की, जिसको आप क्या कहते हो, टीलोफेज 1 का नाम देते हो, टीलोफेज 1। अब टीलोफेज 1 क्या है? टीलोफेज 1 में आपने बताना है कि जो खास तौर पर जो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो कि एट द बिगिनिंग ऑफ द मेटाफेज 1 क्या हुई थी, डिसऑर्गेनाइज हो गई थी, ये दोबारा से क्या होगा, इट विल बी रीअपियर्ड। ये यहाँ पे रीअपियर्ड हो जाएगी, दोबारा से जाहिर होगी। रीअपियर्ड से मुराद क्या होगा कि ये दोबारा से अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेगी, रीऑर्गेनाइज कर लेंगी। क्या चीज़? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी तरह से न्यूक्लियोलाई जो प्रोफेज 1 के दौरान डिसअपीयर हुए थे, न्यूक्लियोलाई कब डिसअपीयर हुए थे? प्रोफेज 1 के दौरान। अब ये क्या होंगे, दे विल बी, ये रीऑर्गेनाइज करेंगे अपने आप को। रीऑर्गेनाइज का मतलब क्या होगा कि ये दोबारा से रीअपियर हो जाएंगे। इसी तरह से इसमें जो इसका एट द एंड जो इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, ये भी क्या होगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, ये भी डिवाइड होगा। और उसके नतीजे के तौर पर क्या होगा कि इसमें सबसे पहले क्या होगा कि ये जब डिवाइड होगा तो 2 सेल्स बन जाएंगी। अब 2 सेल्स बन जाएंगे। अब ये 2 सेल जो बने हैं, इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, नहीं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड के मुकाबले में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। क्योंकि जब तक मैं फिर दोबारा से ये आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये एक क्रोमोसोम है, और जब इसकी डबलिंग होगी तो ये क्या है, डबलिंग होगी। 2 क्रोमोसोम नहीं है, जब तक सेंट्रोमियर के साथ ये अटैच है क्रोमेटिड, तो इसको आप सिंगल यूनिट के तौर पर बिहेव करेगा ये। लेकिन जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो फिर ये 2 क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। तो लिहाजा ये एक पूरा क्या है, एक यूनिट है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो कि एक पोल की तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा जो डॉटर सेल यहाँ पे अभी 2 बने हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, n नंबर होंगे, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे क्लियर हो। और इसके बाद इसमें एक अहम चीज़ होती है, टीलोफेज 1 के एंड पे क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम जो है ये क्या होंगे, डीकंडेंस। डीकंडेंस का मतलब क्या होगा, ये अनकॉइल हो जाएंगे। अनकॉइल्ड से मुराद क्या है, ये अनफोल्ड हो जाएंगे, यानी दोबारा क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिहाजा ये टीलोफेज 1 कहलाती है। इसको आप डायग्रामेटिकली इस तरह से शो करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डायग्राम शो कर रहे हैं। इसमें आप गौर कीजिएगा कि ये हमने क्या शो करना है, ये इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज हो रही है। और इसी तरह से ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं किसके अराउंड, ये जो आपको बताया गया था हाफ नंबर ऑफ, ये डीकंडेंस हो रहे हैं। इसको तो थोड़ा सा हम थिन शो कर देंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिसऑर्गेनाइज, न्यूक्लियोलस रीऑर्गेनाइज हो रहा है। इसी तरह से ये क्या है, इसके क्रोमोसोम डीकंडेंस हो रहे हैं। इसको थिन करके इलोंगेट कर देंगे, पता चलेगा कि इसमें क्या हो रही है, इसकी डीकंडेंसेशन हो रही है। और ये इसका क्या होगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर, और ये इसके क्या आ जाएंगे, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बने। फिर उसके बाद आप देखेंगे उसी तरह से वही डिप्रेशन जिस तरह से बनता है, एनिमल सेल का रेफरेंस आपको दिया गया था, ये 2 यहाँ ये डिप्रेशन क्लीवेज फरो, और उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा, 1 पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। ये 2 सेल बन जाएंगे। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, ये हाफ होंगे, किसके मुकाबले में, पेरेंट सेल के मुकाबले में। तो यहाँ पे ये एंड हो जाएगा किस चीज़ का, मियोसिस 1 का एंड हो जाएगा। यानी क्या होगा कि 1 पेरेंट सेल अभी किस में डिवाइड हुए, इंटू 2 डॉटर सेल। इसके साथ ही फिर क्या स्टार्ट हो जाएगी, इसके साथ ही फिर हम देखेंगे क्या चीज़, मियोसिस
2। जिस तरह हमने मियोसिस 1 डिस्कस किया था, इसी तरह से क्या है ये मियोसिस 2 है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें आपको शुरू में बताया गया था कि मियोसिस 1 एक्चुअली क्या है, रिडक्शन डिवीजन है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस 2 के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है, इट इज़ लाइक माइटोसिस। माइटोसिस की तरह होती है। क्यों माइटोसिस की तरह होती है? इसलिए कि इसमें नंबर ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, मेंटेन्ड। तो लिहाजा इसको भी आप फर्दर डिवाइड करोगे 4 फेजेस में। 4 फेजेस में इसको आपने डिवाइड करना है। वो 4 फेजेस क्या होंगी इसकी, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, इसी तरह से एनाफेज 2, और फिर उसके बाद टीलोफेज 2 आ जाएगा। इस तरह से इसको 4 फेजेस में आपने डिवाइड करना होगा। तो अब देखिए कि जो एट द एंड ऑफ द मियोसिस 1 2 डॉटर सेल बने थे। 2 डॉटर सेल जो है यहाँ पे हम इसमें शो करते हैं। यहाँ पे ये 2 डॉटर सेल कौन से हैं, दीज आर 2 डॉटर सेल्स विच आर एक्चुअली फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। ये इसका हमने क्या शो किया था, न्यूक्लियस। ये इसमें डीकंडेंस हो गए थे क्या चीज़, क्रोमोसोम्स, और ये इसका न्यूक्लियोलस रीऑर्गेनाइज हो गया था, ये सेंट्रियोल्स। और फिर इसी तरह से यहाँ पे देखिए कि ये इसके क्या है, न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये इसके ये डीकंडेंस फॉर्म में क्या है इसके क्रोमोसोम्स, ये इसके सेंट्रियोल्स। ये 2 डॉटर सेल कब बने थे, ये एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, टीलोफेज 1 के एंड पे। अब उसके बाद देखिए कि प्रोफेज 2 आ जाएगा। प्रोफेज 2 में आप क्या देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम जो कि डीकंडेंस हुए थे, ये इसी तरह से आपने गौर करना होगा कि ये डायग्रामेटिकली हम शो कर रहे हैं। इस सेल को भी साथ पैरेलल लेके चल रहे हैं। ये गौर से देखिएगा कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये भी क्या है, डिसअपियर होगा। ये इसमें एक और अहम बात बच्चों याद रखनी है कि इसमें शॉर्ट इंटरफेस होती है। शॉर्ट इंटरफेस का मतलब क्या है, मियोसिस 2 से पहले क्या होगा, शॉर्ट इंटरफेस होगी। और इसमें याद रखिएगा कि नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती। इसका मतलब नो डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसको आप क्या कहते हो यहाँ पे, क्रोमेटिड का नाम देते हो। इनकी डबलिंग भी नहीं होती क्योंकि क्रोमोसोम ऑलरेडी किस फॉर्म में, ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में, यानी 2 क्रोमेटिड्स के साथ है। कभी भी क्रोमोसोम में आप इस तरह से 4 क्रोमेटिड तो नहीं देखते, हमेशा कितने होते हैं, 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो ऑलरेडी क्या है, ये डबलिंग इसमें हुई भी है। अब देखिए कि यहाँ पे प्रोफेज 2 के दौरान हमने क्या बताया है कि सेंट्रियोल जो कि क्या होंगे, इनकी डबलिंग होगी, अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, ये अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे और जाना शुरू हो जाएंगे। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसी तरह से इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने क्या बताया, डिसऑर्गेनाइज हो रही है। न्यूक्लियोलस जो होता है ये भी डिसऑर्गेनाइज हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो क्रोमोसोम है ये अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से ये अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा कि अब ये होमोलोगस के तौर पर बिहेव नहीं करेंगे क्योंकि एक मेंबर है किस चीज़ का, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। तो ज़्यादा क्योंकि हम कहते हैं जस्ट लाइक माइटोसिस है, जैसे माइटोसिस में हमने बताया था होमोलोगस क्रोमोसोम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसी तरह से मियोसिस 2 में भी होमोलोगस क्रोमोसोम का वर्ड हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। तो लिहाजा ये आपके सामने क्या होगी, इसकी प्रोफेज 2, यानी इसमें क्या और क्या कंडेंसेशन हो रही है किस चीज़ की, ये जो क्रोमोसोम डीकंडेंस हुए थे इनकी कंडेंसेशन हो रही है, अपीयर होना शुरू हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये डिसअपियर हो रही है। इसी तरह से न्यूक्लियोलस भी इसमें क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने किसका बताना होगा, मेटाफेज 2 के बारे में। मेटाफेज 2 में देखिए कि इसी तरह से अब ये सेल है, इस सेल को इस तरह से ले आइए, ये सेल है, इसको हम इस तरह से ले आते हैं, ये सेल आ गया। अब आपको बताना है कि ये इसमें आपके पास जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स आ गए, ये एक मेंबर होमोलोगस का, ये इस तरह से एक मेंबर इसका। इसी तरह से अपोजिट पोल्स पे यहाँ पे क्या मौजूद है, सेंट्रियोल्स, और इसी तरह से ये इसके क्या है, एस्टर्स, और ये स्पिंडल, ये स्पिंडल। गौर कीजिएगा इस डायग्राम को भी,
इसी तरह से यहाँ भी हम शो कर देते हैं, ये एक क्रोमोसोम आ गया और ये दूसरा क्रोमोसोम, ये सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल एंड एस्टर्स और ये इधर से आके अटैच होगा, यहाँ से अटैच होगा, यहाँ से, और ये यहाँ से आके अटैच होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब क्रोमोसोम जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम के तौर पर बिहेव नहीं कर रहे, बल्कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह अपने आप को अरेंज करते हैं ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल फाइबर। क्या बनती है? मेटाफेज प्लेट। क्या बनती है? मेटाफेज प्लेट। अहम बात क्या है इसमें, मेटाफेज 2 के दौरान आप गौर कीजिएगा, एक क्रोमोसोम के साथ, क्रोमोसोम क्या है? हाफ है, लेकिन इसमें एक क्रोमोसोम के साथ कितने काइनेटोकोर स्पिंडल्स हैं? 2। तो 23 के साथ कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम है, मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितने हो जाएंगे? 46 इसमें क्या होंगे? काइनेटोकोर स्पिंडल होंगे। इसी तरह से मेटाफेज ऑफ माइटोसिस आपने डिस्कस किया था। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, उसमें क्या था कि ईच क्रोमोसोम इज अटैच बाय 2 काइनेटोकोर स्पिंडल। यहाँ पे क्या होते हैं? 2 काइनेटोकोर स्पिंडल होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स हैं फॉर एग्जांपल, तो काइनेटोकोर स्पिंडल यहाँ पे कितने होंगे मेटाफेज के दौरान? आप देखेंगे कि कितने होते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 92 होते हैं। यहाँ पर कितने हैं आप देख सकते हैं? 46 है। ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से फिर देखें कि इसको अगर आप कंपेयर करो इसकी मियोसिस 1 में अगर आप चले जाओ और मियोसिस 1 की मेटाफेज 1 को देखो, तो मियोसिस की मेटाफेज 1 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मेटाफेज 1 है, मेटाफेज 1 है ऑफ मियोसिस, इसमें आपको ये पूछना होता है व्हाट इन केस ऑफ ह्यूमन सेल व्हाट इज द नंबर ऑफ काइनेटोकोर स्पिंडल, कितने काइनेटोकोर स्पिंडल होंगे? इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, फिर उसका आंसर अपने पास नोट कीजिए। ये फिर हम इसको आपसे पूछेंगे कि इसमें काइनेटोकोर स्पिंडल कितने होंगे, कब? मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस के दौरान। तो इसमें मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में काइनेटोकोर स्पिंडल की तादाद में क्या फ़र्क है, या सेम है या फिर डिफरेंट है, इसका आपको आंसर देना होगा। इसी तरह से बेटा फिर देखिए कि नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसमें, एनाफेज 2 आ जाएगा। एनाफेज 2 में उसी तरह से जैसे आप माइटोसिस पढ़ते हो, ये आपने 2 सेल शो किए हैं, इन 2 सेल्स में आप क्या बताते हो कि वही काइनेटोकोर स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट होगा और नतीजा क्या होगा कि एक अब सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, एक क्रोमेटिड एक पोल पे जाएगा, एक क्रोमेटिड इस पोल पे जाएगा, एक क्रोमेटिड इधर जाएगा और एक क्रोमेटिड इधर जाएगा। तो लिहाजा ये इसके क्या थे, हमने शो किए थे सेंट्रियोल। अब ये क्या होगा, ये क्रोमोसोम था, ये सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, एक क्रोमेटिड इधर गया, एक क्रोमेटिड इधर गया। हमने बताया था कि जब तक अटैच है तो एक यूनिट है, लेकिन जब ये अलग हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम कहलाएंगे। तो यहाँ पे अगर 23 यानी जो इसमें एट द बिगिनिंग यहाँ पे अगर 23 क्रोमोसोम थे, तो ये भी क्या होंगे? 23 क्रोमोसोम एक पोल पे जाएंगे, 23 क्रोमोसोम एक पोल पे जाएंगे। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि इसमें 2 क्रोमेटिड नहीं होंगे बल्कि एक क्रोमेटिड होगा, क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा है जैसे माइटोसिस की एनाफेज में हुआ था। तो इसी तरह सेम यहाँ पे भी आप शो कर दोगे, यहाँ पे भी आप शो कर दोगे। इस तरह से एक एक क्रोमेटिड एक एक पोल पे यहाँ पे चला गया है। ये हो गया, ये होगी इसकी एनाफेज 2। इसी तरह से फिर नेक्स्ट आ जाएगी इसमें टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में आप देखिए कि यहाँ पे हम इसको अलग यहाँ पे ले आते हैं डायग्राम को। इसमें क्या होगा कि ये अभी आपको 2 डॉटर सेल शो किए गए थे, ये एक डॉटर सेल है और ये दूसरा डॉटर सेल है। इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी रीऑर्गेनाइज हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज हो जाएगी, इसके सेंट्रियोल, ये इसके सेंट्रियोल। फिर इसी तरह से ये क्या होगा, इसमें एक एक क्रोमेटिड के साथ क्रोमोसोम्स होंगे और ये इसका न्यूक्लियोलस होगा। सेम सिचुएशन क्या कहाँ पे होगी, यहाँ भी होगी इस सेल में। इसमें क्या होगा कि 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और कीजिए इसमें ये क्या है, इसके क्रोमेटिड्स बिहेव एज अ कंप्लीट क्रोमोसोम। ये इसके क्या है, सेंट्रियोल्स, दीज आर द सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस रीऑर्गेनाइज। एट द एंड क्या होगा कि ये डिवाइड होगा इनटू 2 डॉटर सेल्स। इस तरह ये सेल भी डिवाइड होगा इनटू 2 डॉटर सेल्स, ये भी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। इस तरह से देखिए इसमें ये न्यूक्लियस आ गया, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। इसमें ये क्रोमोसोम्स, ये सेंट्रियोल्स। इसी तरह से दीज आर व्हाट क्रोमोसोम्स। और ये इसका क्या आएगा हमारे पास, इसका
सेंट्रियोल आएगा। हाउ मैनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, यानी ये एक सेल डिवाइड हो रहा है तो इसमें 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, ये दूसरा सेल डिवाइड हो रहा है तो इसमें भी 2 डॉटर सेल। हाउ मैनी डॉटर सेल्स आर देयर, 4 डॉटर सेल्स, ईच डॉटर सेल हैविंग हाउ मैनी क्रोमोसोम्स, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें आ जाएंगे, यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या आपने देखा कि 1 पेरेंट सेल कहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, मियोसिस 1 से इसको स्टार्ट किया था, और ये मियोसिस 2 के एंड में आपने देखा 4 डॉटर सेल बन जाते हैं, यानी 1 पेरेंट सेल कम्प्लीटली डिवाइडेड इंटू 4 डॉटर सेल। तो यहाँ तक क्या हमने बेटा देखा है, यहाँ तक हमने देखा है मियोसिस 2, इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस या सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस भी इसको आप कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में मियोसिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसको हम डिफरेंट रेफरेंसेस से यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखिए क्रॉसिंग ओवर, रिकॉल करना है आपने, प्रोफेज 1 डिस्कस किया था, प्रोफेज 1 की आपने डिफरेंट सब फेजेस डिस्कस की थी, और डिफरेंट सब फेजेस में आपने पेकाइटीन के बारे में बताया था। पेकाइटीन में हमने क्या बताया था, क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग पेकाइटीन ऑफ मियोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। अब इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस बनती हैं, रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे आपके सामने, रिकॉम्बिनेशन होगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं। तो लिहाजा बड़ी तादाद में आपको रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे, क्योंकि नो बॉडी कैन प्रिडिक्ट अबाउट द हैपनिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रोमोसोम्स के में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है, किस जगह पर होगा, कितनी मरतबा क्रॉसिंग ओवर होगी, किन क्रोमोसोम में होगी, कितनी तादाद में होगी, तो नो बॉडी कैन प्रिडिक्ट। तो लिहाजा क्रॉसिंग ओवर जो होती है ये इससे बड़ी तादाद में क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, यानी कि इसमें रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बड़ी तादाद में होगी। इसी तरह से फिर दूसरा चीज़ इसमें देखिए कि मियोसिस में आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हो, इसमें रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब आपने गैस करना है रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम किस फेज में होता है, ये भी आपके लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। डेफिनेटली आप पढ़ते हो इसमें किस चीज़ के बारे में, एनाफेज के बारे में, एनाफेज। और एनाफेज भी कौन सी, एनाफेज 1 या 2, एनाफेज 1, क्योंकि यहाँ पे आप क्या बताते हो, ये इसमें क्या होते हैं, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। व्हाट आर दीज होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इसमें जब सेग्रीगेशन होती है या आप कहते हैं रैंडम असॉर्टमेंट होती है, या जिसको आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हो, तो एक मेंबर होमोलोगस का एक तरफ जाता है, दूसरा मेंबर दूसरी तरफ जाता है, एक मेंबर एक तरफ जाता है, दूसरा दूसरी तरफ जाता है। तो अब ये इसकी जो सेपरेशन होगी 1-3 के साथ भी सेग्रीगेट हो सकता है, 1-4 के साथ भी सेग्रीगेट हो सकता है, इसी तरह 2-4 के साथ भी हो सकता है, 2-3 के साथ भी होता है। इसको आप क्या कहते हो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आपने पढ़ा है किस में, मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, जिसमें आप बताते हो कि जो कंट्रास्टिंग ट्रेट पढ़ते हो पी प्लांट में, सीड कलर एंड सीड शेप के लिहाज से सेम वही चीज़ यहाँ पर आपको पता चलती है कि ये जैसे मिसाल कैपिटल आर कैपिटल वाई है, और इधर से ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से होता है। इसमें आप क्या बताते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इसके साथ भी असॉर्ट आउट हो सकता है, ये इसके साथ भी हो सकता है, ये इसके साथ भी हो सकता है, और ये इसके साथ भी। इसको आप क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नतीजा क्या होता है, वाइड रेंज इसमें बन जाएगी, किस चीज़ की, वाइड रेंज ऑफ गेमीट्स, वाइड रेंज ऑफ, जैसे मिसाल के तौर पर फिर मैं वही बात करूंगा कि कितनी तरह के गेमीट बनते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ में F2 जनरेशन में। 16 का आप चेकर बोर्ड बनाते हो ना, कॉम्बिनेशन देखें डिफरेंट होती हैं। बाकी फिनोटाइप जीनोटाइप को तो आगे चलकर आपने डिस्कस करना है किस में, जेनेटिक्स में, लेकिन आपको पता है कॉम्बिनेशंस कितनी बनती हैं, 16 डिफरेंट टाइप की कॉम्बिनेशन, यानी वैरायटी ऑफ गेमीट बनते हैं। आप सोचिए कि इंसान में कितने क्रोमोसोम हैं,
23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में जब इंडिपेंडेंट सॉर्टेड होगा, जस्ट इमेजिन करें आप कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गेमीट्स विल बी फॉर्म, कितनी तरह के गेमीट बनेंगे। तो अब आपके सामने क्या आया कि एक क्रॉसिंग ओवर, दूसरा इसमें रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इन दोनों के रिजल्ट के तौर पर क्या आएंगी? वेरिएशंस। यानी इन दोनों के रिजल्ट के तौर पर क्या आएंगी? वेरिएशंस आएंगी। अब ये जो वेरिएशंस आ रही हैं, ये किसका बेस बन जाती हैं? ये बेस बन जाती हैं किस चीज़ का? एवोल्यूशन का। ये एवोल्यूशन का बेस बन जाएंगे, यानी सर्वाइवल वैल्यूज़ भी बढ़ती हैं इसमें। फिटेस्ट ऑफ द नेचर की बात की जाती है, तो डेफिनेटली इसको अपन आगे चलकर डिस्कस करना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बताओ जो बेस ऑफ एवोल्यूशन बन जाते हैं। और इसमें एक और अहम बात क्या होती है कि ये जो इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल होगा ह्यूमन पॉपुलेशन में, इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स होंगे, इनके बारे में आपको पता हो कि हर इंडिविजुअल जो होगा उसमें, ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल जो होगा ये क्या होगा? ये आपको मालूम हो यूनिक होगा। ये क्या होगा? यूनिक होगा। और इसी तरह से ये क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। और इसी तरह से ये क्या होगा? पर्टिकुलर होगा। यानी उसकी अपनी एक इनफरादियत होगी, मखसूसियत होगी, पर्टिकुलर होगा। ये बड़ी अहम बात है। पूरी दुनिया में आप देखें, जब आप देखते हैं इंडिविजुअलिटी की, इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन की बात की जाती है, तो आपको पता है फिंगरप्रिंट की बात की जाती है, बायोमेट्रिक की बात की जाती है, इस तरह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की जाती है। तो आप देखते हैं कि दुनिया में हर इंडिविजुअल जो होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। हाँ, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस के, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या रीज़न होती है। लेकिन यहाँ पर आपको पता चले कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल in the human population is unique, specific and particular. Why? Due to these features of meiosis. meiosis के इन फीचर्स की वजह से होता है। यहाँ तक भी इसे अंदाज़ा लगा जाइए। एक और इसमें एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि इवन जो प्रोजेनी होते हैं, प्रोजेनी से मुराद क्या होता है? ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग किसके? ऑफस्प्रिंग किसके? वेरी सेम पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग हैं ये भी आइडेंटिकल नहीं होते, नॉट आइडेंटिकल। ये आपस में एक दूसरे से इनमें भी ये डिफरेंस होता है। तो ये इंपॉर्टेंस एक और आ जाती है किसकी? मियोसिस की। कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नस्ल दर नस्ल होगा कि कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे रहते हैं। बहुत सिंपल सी इसमें एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले देखिए कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल की। ये इंडिविजुअल का हमने सेल शो किया है, जो कि क्या है? ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ इसमें सेल्स हैं। ये कोई इंडिविजुअल है, ये आप कहते हैं, कह सकते हैं इसको, ये 1 जनरेशन है। इसको हम 1 जनरेशन का नाम दे रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह इस 1 जनरेशन में ये एक और इंडिविजुअल हमने शो किया है। फॉर एग्जांपल हमने इसको मेल शो किया है, इसको हमने फीमेल शो किया है। इसमें भी क्या है? 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये हमारे पास क्या है? 1 जनरेशन। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप देखते हो कि एट द टाइम ऑफ गेमीट्स फॉर्मेशन क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन होगी। रिडक्शन डिवीजन के रिजल्ट के तौर पर, यानी यहाँ पे क्या हो रही है? मियोसिस हो रही है। यहाँ पे मियोसिस हो रही है। यहाँ पे भी आप क्या शो करते हो? मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है। नतीजा यहाँ पे जो गेमीट बनेंगे वो क्या होंगे? विद n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या होंगे? इसका ये गेमीट होगा। इसी तरह से ये इसका क्या होगा? n नंबर के साथ गेमीट होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या आएगा? फर्टिलाइजेशन होगी। और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के तौर पर मेल और फीमेल गेमीट्स होंगे, यानी ये क्या होगा? मेल गेमीट और ये क्या होगा? इसका फीमेल गेमीट। ये कंबाइन होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो क्या बनेगा? जाइगोट। डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? रिस्टोर। ये क्या बन गया आपके सामने?
ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से क्या होगा, कंप्लीट इंडिविजुअल बनेगा। ये कंप्लीट इंडिविजुअल बन गया। अब ये कंप्लीट इंडिविजुअल क्या है, ये आपके पास नेक्स्ट जनरेशन आ गई, इसको आप नेक्स्ट जनरेशन का नाम दोगे। तो गौर कीजिएगा, ये हमने क्या बताया था, 1 जनरेशन जो कि क्या थी, डिप्लॉयड थी। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या थे, 2n थे। एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन कौन सी सेल डिवीजन हुई, मियोसिस हुई, मियोसिस हुई। गेमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, यहाँ पर हाफ हो गए। नेक्स्ट स्टेप पे क्या आया, फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के तौर पर क्या बना, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन गया, कंप्लीट इंडिविजुअल, यानी नेक्स्ट जनरेशन बन गई। तो आप गौर कीजिएगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या थे, डिप्लॉयड, यानी किस में, 1 जनरेशन में, और नेक्स्ट जनरेशन में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, ये क्या है, डिप्लॉयड है। यहाँ पे सेल डिवीजन आपको पता है कौन सी होती है, माइटोसिस होती है। यानी जाइगोट के बाद जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी क्या होंगे, 2n होंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसकी सबसे बड़ी वजह आपके सामने क्या है, मियोसिस। आप खुद सोचिए, सवाल कीजिए अपने आप से, अगर मियोसिस ना होती तो गेमीट भी अगर डिप्लॉयड होते तो अगली जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाने थे, 4n हो जाने थे, और उससे अगली जनरेशन में क्या होना था, इज इट पॉसिबल। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि इट इज़ आल्सो द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो लिहाजा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से मियोसिस जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों यहाँ तक क्या था, मियोसिस।